नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस की। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के अंदर फर्स्ट न्यूज़ छपी हुई है, ये इसके ऊपर मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ। दैट इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर राइट्स आउट सेकंड वेव। क्या है ये मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। एक बेसिकली हमारा 2013-14 के अंदर 13-14 के अंदर जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है, और वही दोबारा से अब हुआ है। दैट इज़ इन द Q1 ऑफ अप्रैल जून 2022, मतलब जो हमारा Q1 गया अप्रैल से जून का भी 2021 का, उसके अंदर तो एक डेटा निकल के आया कि अगर 13-14 से कंपेयर करते हैं Q1 को, तो उसमें क्या निकल के आया है कि आईटी और बीपीओ सेक्टर के अंदर जो है 152% की जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब अगर 13-14 में वो 100 एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर रहे थे, तो बेसिकली यहाँ पर 252 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आईटी बीपीओ के अंदर देखने को मिली है। सेकंड नंबर पे हेल्थ में देखने को मिली है 77% की। थर्ड नंबर पे 68% आपको ट्रांसपोर्ट को। फोर्थ नंबर फाइनेंशियल सर्विसेज 48%, कंस्ट्रक्शन 42%, एजुकेशन में 39% की ग्रोथ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में 22% की। अब जरा इस पूरे के पूरे डेटा से हम समझते हैं, डेटा को पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं होता, इट्स एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो कितने इंटरडिपेंडेंट सेक्टर हैं जिनके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए हुआ क्या, इसका मेन फंडामेंटल रीज़न के अंदर चाहिए। देखिए हमेशा कौन कमाता है, आप इस चीज़ को समझना। द वन हु इज़ रिच वो अलग क्या कर रहा है, वो अलग ये कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन लेके आता है जिसके लिए यू आर रेडी टू पे whatever the amount that organization will charge, you are ready to pay for that। और वो जब आप रेडी टू पे हो जाते हैं, वो एक से शुरू होता है, दो से होता है, तीन से होता है, फिर वो धीरे धीरे इकोनॉमी में फैलता है, फिर वो पूरा वर्ल्ड वाइड फैलता चला जाता है। और क्योंकि वो उस चीज़ का फर्स्ट क्रिएटर होता है, तो उस पर एक सफिशिएंट मनी इकट्ठी हो जाती है। अगर आप बात करें इंडिया के अंदर, तो ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं कन्वीनियंस इंडिया में। वैल्यू एडिशन लोगों की लाइफ में कहाँ से शुरू हुआ कि घर बैठे ऑनलाइन जो है सामान आना शुरू हो जाएगा। अब जब ये कन्वीनियंस आया, आईटी का एनरोलमेंट बढ़ता चला गया। और मैं सिर्फ ये क्यों बोल रहा हूँ कि ई कॉमर्स या घर बैठे आपका सामान आना शुरू हो जाएगा। आज आप देखिए जो आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, उसमें आप देखिए आपको कितना क्या बोलते हैं कन्वीनियंस हो गया है पूरा का पूरा। अगर आप सिनेरियो समझे, अगर आप बात करें घर के स्विच, आने वाले 15 से 20 साल में देखिएगा स्विच क्या होते हैं, ये हमें जाके म्यूजियम में देखना पड़ेगा कि स्विच क्या होते थे, क्योंकि वो भी सारा का सारा टच सिस्टम आता जा रहा है। मोबाइल्स पे उसके जो है आपके चीज़ें आपको दी जा रही हैं कि आप मोबाइल से ही ऑपरेट करिए एंड सो। तो जब इस तरह का इंट्रोडक्शन हुआ, जब आईटी का इंट्रोडक्शन हमारी लाइफ के अंदर हुआ, चाहे वो हमें देखने को फर्स्ट स्टेज पे मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन डिलीवरी के फॉर्म में देखने को मिला या किसी भी फॉर्म में देखने को मिला, लेकिन जब इस चीज़ का इंट्रोडक्शन होना था, तो आईटी के अंदर इतना बड़ा बूस्ट आना कोई बड़ी बात नहीं, और ये कोई बड़ा बूस्ट नहीं है। अभी यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आने वाले 10 से 12 साल में देखने को मिलेगा। अब ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हुआ, हर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है। आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कोई आपका फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है, सारा का सारा मेंटल वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आना बड़ा कॉमन सी चीज़ हो जाती है। एंड 77% ग्रोथ वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। अब चीज़ देखिए, आईटी की वजह से जितना डेवलपमेंट हुआ ई कॉमर्स के अंदर हुआ, तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स के अंदर डेवलपमेंट आना ज़रूरी था, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हमें डेवलपमेंट देखने को मिला। तो सारी चीज़ें काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। दो ऐसे सेक्टर्स निकल के आए जहां पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है 13-14 से कंपेयर करें अभी, तो दैट इज़ द ट्रेड और सेकंड इज एकोमोडेशन इन रेस्टोरेंट्स। अब उसका मेन कारण आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर ट्रेड में हम बात करें कि नेगेटिव ग्रोथ क्यों, 25% की नेगेटिव ग्रोथ है 2013-14 से लेके अब तक। ऐसा नहीं है लोगों ने खरीदना क्या बोलते हैं कम कर दिया है, समथिंग लाइक दैट। द पॉइंट इज जस्ट काम करने का तरीका बदल गया। अब जैसे दिल्ली के अंदर चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, ये मेन हब हुआ करते थे, जहाँ इतनी भीड़ होती थी कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। ठीक है, आज भी भीड़ है, लेकिन वो तरीका बदल गया है। लोगों को कन्वीनियंस चाहिए, लोग पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं, दे वांट कि उनके घर पे जो है चीज़ें सर्व कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो ट्रेड के अंदर 25% की गिरावट का पीछे कहीं ना कहीं कारण ई कॉमर्स को आप दे सकते हैं। और एकोमोडेशन इन रेस्टोरेंट्स, ये इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि भैया ये जो कोविड आया उसके बाद आप लोग घर बैठ गए, लोगों का ट्रैवलिंग कम हुआ, तो कहीं ना कहीं वहाँ 13% का डाउन आना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल टुगेदर ये चीज़ डेटा पढ़ लिया, समझ लिया, क्या समझने की ज़रूरत है? देखिए समझने की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि वक्त के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। टू इंश्योर फाइनेंशियल वेल बींग इट इज़ नेसेसरी टू ड्राइव विद द टाइम कि कहाँ किस समय किस तरीके से चल रहा है। अगर आपकी बॉडी चेंजेस को रेजिस्ट करेगी तो ऑब्वियसली सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स द इकोनॉमी इज गोइंग टू फेस। अब मैं आपको एक दूसरा क्राइटेरिया दिखाना चाहता हूँ।
हम बार बार ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर को ध्यान दे रही है, गरीबों का ध्यान नहीं दे रही है एंड ऑल, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी चीज़ हमें समझनी चाहिए। अभी मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुना रहा हूँ। दिस इज़ ऑन द पेज नंबर 4, दिस इज़ बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। पेज नंबर 4 के ऊपर जो है यहाँ पर आप देखेंगे एक आर्टिकल है, शायद मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ तो, सेंटर वांट हिट मार्केट टू मेकअप फॉर जीएसटी शॉर्टफॉल। ये आपको मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो, नहीं तो आप बिजनेस स्टैंडर्ड का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, और अगर आपको फिजिकल कॉपी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, नहीं तो वैसे भी आर्टिकल मिल जाते हैं। तो बेसिकली क्या है जरा इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको अगर क्रक्स में समझाना चाहूँ तो ये है कि जब गवर्नमेंट जीएसटी लाई थी, जीएसटी लाने से देखो डाउन द लाइन चाहे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्ट्रांग है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन के लेवल पे बात करें तो टैक्सेशन के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आई है। पहले सर्विस टैक्स, वैट, 36 तरह के टैक्स हुआ करते थे, बहुत क्रबरसम प्रोसीजर था। जीएसटी ये तो पता है कि यार कम से कम एक टैक्स है, ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट, वक्त के साथ उसे रिलैक्स करेगी। अब जीएसटी लाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि हर स्टेट्स का जो है रेवेन्यू नुकसान होना था, क्योंकि पहले क्या होता था, स्टेट लेवल टैक्सेस लगते थे, सेंट्रल लेवल टैक्सेस लगते थे, स्टेट का जो हिस्सा था वो स्टेट के पास चला जाता था। जीएसटी एक कॉमन टैक्स है, सारा का सारा पैसा सेंटर पे आता है, फिर सेंटर जो है उसे स्टेट्स के बीच में बांटती है। तो सेंटर ने ये बोला कि भैया आप हमारी टैक्स लगाने की पावर ले रहे हो, आप जीएसटी लगाओगे तो इससे हमें जो भी नुकसान होगा आपको आने वाले वक्त में हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम आपको कंपनसेट करेंगे और आपको हम कंपनसेशन पे किया करेंगे। तो उस कंपनसेशन को पे करने के लिए बेसिकली ये आ रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोरो करेगी। आप एक चीज़ समझिए कि 5.03 ट्रिलियन मतलब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है सेकंड हाफ के अंदर गवर्नमेंट को जो है, मतलब अक्टूबर से मार्च है, मतलब ये जो अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर से मार्च के बीच में 5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को बोरो करने हैं। और ये 5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो बेसिकली बोरो करना चाहती है वो जीएसटी कंपनसेशन जो स्टेट्स को पे करना है उसके लिए, और दूसरे प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए। आप एक चीज़ समझिए, इंडिया अभी तक हर साल फिस्कल डेफिसिट झेल रहा है। फिस्कल डेफिसिट मतलब ऑन ईयर टू ईयर बेसिस हमें जो है अपनी इकोनॉमी के लिए बोरो करना पड़ रहा है। अगर आप देखें तो ये इसको दो एंगल से समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट एंगल ये है कि अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इन द सेंस कि अभी भी हमारे पास इंटरनली इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट के पास इतने रेवेन्यूज़ नहीं हैं कि अपने खर्चे खुद के चलाए जा सके, अपना जो चीज़ें चाहिए इंडिया को वो खुद अपने लेवल पे जनरेट की जा सके। वी नीड टू बोरो फॉर दैट। सेकेंड एंगल अगर उसका देखा जाए तो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट कि वी हैव द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वी हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, समवट वी आर लैकिंग इन कैपिटल। और कैपिटल अगर हम लैक कर रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें बोरो करना चाहिए, उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि देश के अंदर उस तरीके का एनवायरनमेंट बना सके जा सके। और वो एनवायरनमेंट अगर बनता है, उसमें बिजनेसमैन पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली उतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और ये बोरोइंग्स हम एक बार के अंदर सारी की सारी निकाल पाएंगे। लेकिन ऑल टुगेदर हमको एक चीज़ को यहाँ कंक्लूड करना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो इतने टॉप लेवल पे बैठकर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन जो भी प्लान कर रहे हैं, दे आर नॉट द ब्लाइंड पर्सन। देयर इज अ ह्यूज एंड ह्यूज स्कोप दैट इज कमिंग इनटू इंडिया एंड डेफिनेटली जो अगले 10 से 12 साल 15 साल हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट्स अ ह्यूज ट्रांजिशन फेज। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इन ऑल माई लेक्चर्स that it's a transition phase. Be ready for the changes, don't resist it, because if you will try to resist it, you are not going to take the advantages, you are not going to be joyful in this environment. If you have to take the complete advantage of it, if you want to really enjoy the financial freedom in next 10 to 15 years, whatever the health changes are coming, you need to accept it, because the next 10 to 15 years is going to be of India only. And this is the time to invest into the business, this is the time to think about the technology, this is the time to think about the manufacturing sector. And definitely if one will invest anyhow, whether through the stock markets or directly or whatever, definitely that returns will come, not in the short term, yes, but in 2030, 2035, 2040, you are going to take multiple benefits out of it. So this was the lecture of the day. Hopefully you get my point, that what I want to say. So how was the lecture? Must mention it in the comment section. Thank you for today.